हेलो गाइस, यहाँ पर दो स्टोरी सुना के मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर याद करवाने के लिए जा रहा हूँ। एक स्टोरी है जिसमें आप आईपीएल खेलना चाहते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ, खुद का आईपीएल खेलना चाहते हो अपने फ्रेंड लोगों के साथ। तो कोई फ्रेंड बोलता है कि नहीं, इंटरनेट पे खेलेंगे क्योंकि कोरोना का टाइम है। तो कोई फ्रेंड बोलता है कि नहीं, हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं इसलिए छत पे जाके खेलेंगे। ठीक है। और दूसरी कहानी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग सुनाने वाला हूँ टाइम ऑफ सप्लाई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में। आपने रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी ऑर्डर किया था, लेकिन वो आरटीपी आपके घर ना आकर आपके पुलिस स्टेशन में चला गया। और जब भी आपको आरटीपी पढ़ना तभी भी आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। तो ये दो कहानियों से मैं आपको टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर याद करवाने के लिए जा रहा हूं। यहां पर हम लोग बात करते हैं आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है गुड्स के केस में सेक्शन 12 बताता है, सर्विस के केस में सेक्शन नंबर 13 बताता है। 12 और 13 सेक्शन नंबर आप याद रख सकते हो, सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के केस में। आपको पता है कि जो टैक्स कौन कौन आदमी पे करता है। तो टैक्स आपको पता है कि सप्लायर पे करता है, नहीं तो रिवर्स चार्ज के हिसाब से रिसिपेंट पे करता है, किसी किसी केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। तो यानी कि सप्लायर जब पे करता है तो उसको हम लोग फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म या फिर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म नाम से पुकारते हैं अपनी सहूलियत के लिए। अब यहाँ पर गुड्स के केस की बात हम लोग करते हैं। तो गुड्स के केस में आई, पी और एल, ये लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या होता है ये आपने देखा था सेक्शन नंबर 31 में। मैंने आपको चिरकुट लाल की कहानी सुनाई थी, जहां पर मैंने बोला था कि अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है यस, तो उस सिचुएशन में रिमूवल का डेट को हम लोग लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस मानते हैं, इस दिन तक इनवॉइस इशू कर देना है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं होता है तो फिर गुड्स को डिलीवरी या मेट अवेलेबल करवाने के दिन तक को इनवॉइस इशू कर देना है। तो यानी कि इनवॉइस इशू करने का दिन या लास्ट डे ऑफ इनवॉइस का, ठीक है, या फिर पेमेंट रिसीव होने का दिन, विचएवर इज अर्लियर, तीनों में जो अर्लियर होगा उसको टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। नोटिफिकेशन 66/2017 बोलता है कि अगर मान लीजिए कि एडवांस रिसीव होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई ऐसी सिचुएशन में ये वाले बेसिस पर डिटरमाइन नहीं करेंगे। यानी कि आप सिर्फ क्या मानोगे, तो आप एडवांस रिसीव होगा तो फिर इनवॉइस और लास्ट डे ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस के बेसिस पर डिटरमाइन करोगे। फिर जहां तक बात करते हैं हम लोग सर्विस के केस में, अगर सर्विस के केस में बात करते हैं कि क्या इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया गया है, तो ये भी सेक्शन 31 के हिसाब से देखेंगे टाइम किसको बोला जाता है। टाइम किसको बोला जाता है? सेक्शन 31 हम लोगों को क्या बोलता था चिरकुट लाल की कहानी में कि 30 दिन तक कंटिन्यूअस क्लास होने की वजह से उसका दिमाग सीज कर जाता था, इसलिए वो रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन लोगों से भी नहीं मिल पाता था। यानी कि आपने देखा था कि जनरल केस में सर्विस के 30 दिनों के अंदर में इनवॉइस इशू कर देना है। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और इंश्योरर के केस में 45 दिनों के अंदर में। लेकिन अगर ये बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरर, एनबीएफसी ये लोग डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर सर्विस देते हैं तो उस सिचुएशन में बुक एंट्री या फिर आपका जो क्वार्टर एंड विचएवर अर्लियर का डेट था, तो विद इन टाइम का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस था तो पेमेंट बेसिस और इवेंट बेसिस, ये कहानी मैंने आपको बताई थी। अगर आपने सेक्शन 31 वाला मेमोरी टेक्निक नहीं याद किया है तो एक बार पहले, सबसे पहले उसको जाके देखो। अब वहां पर बात करते हैं कि अगर क्या इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से विद इन टाइम है, दो सब उत्तर हो सकता है, या तो यस या नो। अगर यस तो फिर आईपी, इनवॉइस और पेमेंट। मैंने आपको क्या बोला कि कोई दोस्त बोलता है कि जो आप इंटरनेट पे खेलोगे तो इंटरनेट पे, कुछ बोलता है छत पे खेलेंगे यानी कि सीपी। ठीक है, तो इनवॉइस और पेमेंट रिसीव विचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस और पेमेंट रिसीव विचएवर इज अर्लियर। सीपी का मतलब सर्विस कंप्लीट और पेमेंट रिसीव विचएवर इज अर्लियर। अगर ये सर्विस के केस में अनेबल टू डिटरमाइंड है इस हिसाब से आईपी या सीपी विचएवर इज अर्लियर करके, तो बुक्स ऑफ एंट्री में जब क्रेडिट किया है रिसिपिएंट ने कि हमको सर्विस मिल गया, उस दिन को ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं। अब हम लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करते हुए आरटीपी वाली कहानी जिसके बारे में मैंने आपको बोला था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है ना कि आप आरटीपी ऑर्डर करते हो, तो आरटीपी यानी कि गुड्स को रिसीव होने का दिन, टी फॉर 31st डे फ्रॉम सप्लाई इनवॉइस, और उसके बाद पी मतलब पेमेंट का डेट, विचएवर इज अर्लियर। आपने गुड्स रिसीव किया 31st डे फ्रॉम द सप्लायर इनवॉइस और पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है ना आरटीपी कहां चला गया, पुलिस स्टेशन। यानी कि ये रिवर्स बात हो गई, पीएस में जाकर आपको पढ़ना पड़ता है। यानी कि सर्विस के केस में पेमेंट डेट या फिर 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, 61st डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस। ठीक है, ये बात हमने जानी। अब आगे की कहानी मेमोरी टेक्निक से नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपने जो है ना एक्सेस रिसीव कर लिया 1000 तक का, तो आपका सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि इनवॉइस डेट को ही हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई मान सकते हैं। सप्लायर के पास ऑप्शन होता है, जैसे कि आपने जो है ना 45,000 जो है ना वो लेना था, लेकिन आपने क्या किया 45,700 ले लिया। ठीक है, तो 700 रुपये आप लौटाने के बदले में दूसरा काम क्या कर सकते हो कि उस 700 अगले में एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो आपने पढ़ा होगा, अगले में एडजस्ट कर लोगे 700। तो वो जो 700 जो है ना आपने एक्सेस अप टू 1000 रुपीज में, सप्लायर के पास ऑप्शन होता है कि अगला इनवॉइस डेट होगा ना, आईपीएल मत लगाओ, अगला जो इनवॉइस डेट होगा ना उससे आप एडजस्ट कर लेना। वाउचर या कूपन की जब हम लोग बात करते हैं, डिस्काउंट कूपन यहाँ पर नहीं है। कूपन दिखाकर या तो आपको पिज्जा खाने को मिलेगा, या कोई सर्विस मिलेगी, मसाज करवाने को मिलेगा, नहीं तो शर्ट मिलेगा। तो अगर जो भी आपको गुड सर्विस मिलेगा, वो जो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो गुड्स और सर्विस दोनों के
मामले में सेक्शन 12 13 दोनों में यही बात लिखी हुई है। अगर आपका वाउचर कूपन आइडेंटिफाइबल है तो वाउचर इशू का डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे, आइडेंटिफाइबल नहीं तो वाउचर रिडीम करने का दिन को टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे। इंटरेस्ट, लेट फीस वगैरह सब तो आपने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा होगा। वैल्यूएशन में आपने देखा होगा सब सेक्शन 2 था जिसमें बोला गया था ये इंटरेस्ट, लेट फीस, डिलेड पेमेंट या फिर जो भी चार्जेस के नाम से पुकारो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है और उस पर जीएसटी लगता है। यहां पर बोलता है कि जब वो एक्चुअली रिसीव होगा ना उस दिन को टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। रेजिडुअल केस में जो सब इन सब में मामले नहीं बताएगा उस पर अगर रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है जीएसटी के हिसाब से, लाइबल है रिटर्न के लिए तो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा, नहीं लाइबल है तो टैक्स पेमेंट का डेट टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन नंबर 14 की जो कि 12 और 13 को ओवरराइड करता है। जी हाँ, अभी जो देखा उसको भूल जाओ। चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है तो चेंज इन इफेक्टिव रेट यानी कि रेट अगर चेंज हुआ है मान लीजिए 15 मई को, 15 मई को से अगर पहले सर्विस कंप्लीट हो चुका है तब तो बल्ले बल्ले क्यों? क्योंकि ऑलवेज इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ऑलवेज इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ठीक है, ऑलवेज इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर अगर सर्विस पहले कंप्लीट है तो। लेकिन अगर 15 मई के बाद सर्विस कंप्लीट होता है तो हम लोगों को चेक करना है क्या इनवॉइस और पेमेंट दोनों 15 मई से पहले दोनों एलएचएस में है, तो हाँ, तो व्हिचएवर इज अर्लियर वाला फॉर्मूला हमारा कंटिन्यू रहेगा अगर दोनों एलएचएस में है तो, ठीक है। यानी कि 15 मई से पहले आई और पी, मान लीजिए आई का मतलब इंदिरा, पी का मतलब प्रशांत, इंदिरा और प्रशांत पति पत्नी है तो दोनों अगर एलएचएस में है तो इस सिचुएशन में आई और पी व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन दोनों में से एक भी खिसका यानी कि इनवॉइस हो या पेमेंट हो, दोनों आगे पीछे इधर गया या दोनों राइट साइड में चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता आई और पी दोनों लेफ्ट साइड में तो उस सिचुएशन में 15 मई से पहले तो उस सिचुएशन में हम लोगों को व्हिचएवर इज लैटर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज लैटर। और भी बहुत सारे मामले हैं प्रमोटर के केस में, बिल्डर के केस में, वो सारी चीजें जो है ना मैं आपको रेगुलर वीडियो में ही बताऊंगा। यहाँ पर मेमोरी टेक्निक में मुझको जितना बताना था उतना मैंने बता दिया। तो अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।